पिछला क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग विद्युत आवेश, ऐसे भी कह सकते हैं। फर्स्ट बुक हम लोग स्टार्ट किए थे, या स्टार्ट किए थे ना फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक में उसका इंट्रोडक्शन करवा दिए थे। थोड़ा सा फिर से उसको हम लोग बोले कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे आने वाला कंटेंट उसको पढ़ लेंगे। बताए थे सबसे पहले फर्स्ट बुक में जो पढ़ना आपका है, फर्स्ट बुक में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकत्व। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व का दो पार्ट, विद्युत चुंबकत्व का कितना पार्ट? दो पार्ट मिलेगा पढ़ने के लिए। सबसे पहला पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा पार्ट में क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। और इसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको? गतिज विद्युत, या गतिज विद्युत, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, बिजली विज्ञान भी कहीं कहीं लिखा हो रह सकता है, समझे। अब देखिए फर्स्ट बुक में बोले कि दो पार्ट आपका फर्स्ट बुक, पूरा फर्स्ट बुक में पढ़ना है। जो चैप्टर उसको हेडिंग मेन कंटेंट उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, ठीक। विद्युत चुंबकत्व का दो पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक। स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, ठीक। अब एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट बुक में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह आवेश के इर्द गिर्द पूरा घूमेगा। उनका मेन बेस जो उसका होगा वह आवेश होगा। उसका मेन बेस क्या है? आवेश है। कुछ भी कंटेंट पर रिलेटेड रहेगा उसमें किससे? वह आवेश से रिलेटेड रहेगा, ठीक। तो इस बात को आप नोटिस किए भी होंगे। देखिए अब इसमें अब सबसे बड़ा चीज है सर, आखिर स्थिर वैद्युतिकी किसको कहते हैं और गतिज विद्युत किसको कहते हैं, ठीक। जब आपका आवेश स्थिर रहता है, जब आवेश इसमें क्या रहता है? स्थिर रहेगा, तो स्थिर वैद्युतिकी में। और चार्ज जब मोशन में रहेगा तो किसमें? गतिज विद्युत में। किसमें? गतिज विद्युत। एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाता है तो किसमें आपका? गतिज विद्युत में। और जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो स्थिर वैद्युतिकी में। बताए भी थे कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब आवेश गति करने लगेगा तो उसको उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, गतिज विद्युत वाला में, ठीक। अब सर बात आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर सर स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन चैप्टर हमको एनसीईआरटी मिलेगा पढ़ने के लिए, और गतिज विद्युत में कौन सा चैप्टर मिलेगा, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले देखे होंगे आप, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दिया हुआ होगा फर्स्ट चैप्टर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा में दिया होगा आपको विद्युत विभव तथा संधारित्र, दिया हुआ होगा आपको विद्युत विभव तथा संधारित्र। ये दो चैप्टर आपका किस में आ जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए विद्युत धारा। क्या मिलेगा? विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए प्रत्यावर्ती धारा। इसे मिलेगा पढ़ने के लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा। इसी में मिलेगा पढ़ने के लिए आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट बुक का, ठीक। तो हम कह सकते हैं जब स्टैटिक्स में रहेगा तो स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रुका हुआ। ये बात याद रखिएगा, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। इस स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं जब रेस्ट में रहेगा आवेश तो किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक। अब हम लोग को सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा आखिर आवेश किसको कहते हैं, आवेश का खोज कब हुआ था, इसको सीख लेंगे। उसके बाद आगे का कंटेंट हम लोग चलेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन इतना ही आपका फर्स्ट बुक का है। देखिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग दिया हुआ भी है विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, ठीक। यहाँ पे कुछ कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा।
फिगर देखने के बाद कुछ समझ में आना भी चाहिए। दिया हुआ है कि हमारा यह अनुभव सामान्य अनुभव है, जब किसी सूखा हुआ दिन में शुष्क दिन में एक प्लास्टिक या स्केल या कंघे को सूखे बालों से रगड़ कर मेज पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को पास लाते हैं तो कागज के टुकड़े स्केल अथवा कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। आप नॉर्मली हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि पेन को भी अपने बाल में रब कीजिएगा तो रब करने के बाद देखते हो कागज का छोटे छोटे टुकड़ा होता है, उसको अपने तरफ क्या करता है, हुआ आकर्षित करता है। ऐसा गुण पाया जाता है, आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि उसकी जगह पेन ही हो, जब पेन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, आप देखे होंगे कि कंघी से भी कभी कभी आप लोग रगड़ते होंगे, कंघी में भी कागज का टुकड़ा छोटा छोटा रहेगा, वो चिपक जाएगा। हल्का वस्तु, कागज का टुकड़ा हल्का है जिस वजह से चिपकता है, उस जगह पे हल्का और भी कोई उसके जैसा वस्तु रहेगा तो भी उसमें क्या हो सकता है, चिपक सकता है। ठीक, तो अब आप उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि जब इस प्रकार के दो वस्तु को परस्पर रगड़ने पर उसमें कभी कभी ऐसा गुण आ जाता है जिससे वह अपने समीप स्थित हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है, यह विद्युत आवेश के उत्पन्न होने का कारण होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत आवेश का उत्पन्न कैसे होता है, दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से। सबसे पहले चीज समझ लेना है कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से विद्युत आवेश का उत्पन्न होता है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना जी, एगो मोटका कंघी है, एगो महीन वाला कंघी है, उससे ज्यादा मोटा है ना, है कि नहीं। तो कंघी का वैरायटी है, ठीक, तो कंघी का वैरायटी नहीं है, जो पतला उससे ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, ठीक ना, और मोटा उससे कम फ्रिक्शन रहेगा, ठीक ना। देखता है कोनो लड़की उड़की की जब ज्यादा ढील हो जाता है तो उसको ये वाला कंघी से निकाला जाता है ढील होकर, नहीं ढील दवाई लगाते हो, हैं खकोर खकोर के गैस निकाल, ठीक ना। ये जू वाला कंघी हो गया, है ना, बालों छिला जाता है, जो भी है। ठीक, तो यहाँ पे बात, यहाँ पे जब ज्यादा पतला रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। कभी कभी देखते होंगे कंघी कर रहे हैं बाल में ना, तो बाल जो रहता है कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है, नहीं आकर्षित तो खींचा, अब बालवा में कंघी फंस जाता है, ऐसा नहीं होता है, कंघी में जो होता है बाल फंसा हुआ आ जाता है। ठीक, और कबड़ता नहीं तभी फंसा हुआ रहता है, तो अट्रैक्ट रहता है कंघी की ओर, कंघी की ओर आकर्षित किस वजह से रहता है, आवेश हो जाने की वजह से रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तु को आवेश रगड़ा जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, आवेश की उत्पत्ति होता है। तो ये बात समझ में आया होगा कि आवेश की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुआ, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, ये बात समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है आपका कि लगभग इसका इतिहास की बात करते हैं हम लोग, इसका इतिहास की बात करते हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने यह ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर बोलो सर, एम्बर किसको कहते हैं, अंगूठी पहले देखता था, अभी होता है ऐसा कि गांव में जादू दुकान नहीं आता था तो बोलता शनि ग्रह, आपको शनि ग्रह सवार है, ये चलता शादी ब्याह में लेट हो रहा है ना, यार नौकरी नहीं लगा तो बोले शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, तो उसका उसका ढोंग है, अब बोले अंगूठी बना के दे देता है, ठीक ना, अंगूठी में लाल पीला हरा रंग के जो मोती मूंगा रहता है लगा दिया उसको। ठीक, तो उसी तरह का पत्थर होता है एम्बर। ठीक, और पत्थर कौन सा सागर के पार पाया जाता था, देखो अब पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि एम्बर किस रंग का होता है, तो एम्बर पीला रंग का होता है। रेजिन पदार्थ जो कहाँ मिलता है, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक, को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तिनका, तिनका किसको बोलते हैं, हाँ पत्थर, पत्थर होता है जी, रेजिन पदार्थ मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक ना। अब आपका मिलता कहाँ है, बाल्टिक सागर, अंगूठी में पहने हुए थे कौन, थेल्स। ठीक, अब मान के चलो कि कभी कभी हम लोग को भी ऐसा आदत होता है कि कुछ आपके पास सामान उसको घिस रहा है, ठीक ना, अभी देखो ठंड का मौसम, ठंड दे तो हाथ में खींचते रहता है। ठीक, तो देखे थे कि अंगूठी जो अंगूठी पहने हुए थे अंगूठी में ही, ठीक, रगड़ने के बाद देखा गया कि उनकी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, दिखा ना। अब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा क्या किया हुआ आकर्षित हुआ। सबसे पहले आवेश के बारे में ऑब्जर्वेशन थेल्स ने ही किया था, कब, आज से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना। आकर्षित का गुण आ जाता है, बोला गया ना। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। और इस घटना के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण क्या है, विद्युत है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको विद्युत कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ठीक, सबसे पहले जो आवेश का खोज हुआ आज से 600 बीसी पहले, कहाँ, यूनान में, थेल्स नामक, थेल्स के द्वारा किया गया। और एम्बर पदार्थ से, ठीक, एम्बर को यूनान में उसका यूनानी नाम था क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी रूपांतरण क्या किए, विद्युत किए। बात समझ में आया इतना। ठीक, उसके बाद देखा गया
कब? 1600 ईस्वी में, ठीक ना। देखिए ईस्वी और बीसी दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना। तो मतलब ईसा मसीह से 600 साल पहले की बात है, ठीक। आई अभी 1600 ईस्वी की बात है। आज से अभी 2000 चल रहा है ना जी, तो 400 450 पहले साल की बात है ये। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने देखा कि ऐसा कई पदार्थ है, ठीक ना। बहुत सा, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली एम्बर का ही पदार्थ को रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होता है। ऐसा बहुत सा पदार्थ है जिसको आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए उसको दिया हुआ भी है, जैसे कांच है, एवोनाइट है, सल्फर है आदि, तो एम्बर की तरह ही कम मात्रा में हल्की वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। अब बताया भी कि पदार्थ में अन्य हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण रगड़ने के कारण आता है। रगड़ना मतलब घर्षण, रगड़ना मतलब क्या? घर्षण। हम लोग अपनी भाषा में रगड़ना कहते हैं, और इसको बोलेगा थोड़ा सा इज्जत दे के तो बोलेगा उसको क्या? घर्षण, ठीक ना। तो घर्षण के कारण किसका उत्पत्ति हुआ? आवेश का। और आवेश के कारण कोई भी हल्का वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? वह आकर्षित करता। लिखा है ना कि पदार्थ में इस गुण के आ जाने पर पदार्थ विद्युतमय या आवेशित कहलाता है। जब आकर्षित करने का गुण आ जाएगा तो उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतमय। उस वस्तु को क्या बोलेंगे? विद्युतमय। तो ये बात सीधे ऐसे बोल सकते हो कि कोई वस्तु रगड़ने से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। रगड़ने से क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक। और आवेश का परिभाषा देखिए लिखा हुआ है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न महसूस किया जा सकता है। जैसे देखिए इसको हम अपने इधर भाषा में समझते, देखिएगा। अभी बात याद रखना, कोई भी वस्तु के पास दो चीज होता है, आवेश और क्या? द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान, ये बात आप लोग पढ़े थे भी, ठीक ना। 11th क्लास में द्रव्यमान का जो प्रॉपर्टी है वो बता दिया गया था, ठीक ना। 11th क्लास में द्रव्यमान का प्रॉपर्टी बताया गया था। द्रव्यमान के कारण कुछ कुछ सिम्टम था, ठीक। कोई भी वस्तु में द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, ठीक ना। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी किया जा सकता है, और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी किया जा सकता है, ठीक ना। इसका दो काम, द्रव्यमान के कारण दो प्रकार का बल, यहाँ पे एक ही बल एक प्रकार का। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी कर सकता है और उत्पन्न भी किया जा सकता है। अनुभव भी किया जा सकता है और इसको उत्पन्न भी किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण कौन सा बल उत्पन्न करता है? गुरुत्वीय बल उत्पन्न करता है। और उस बल के कारण कोई भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? वह खींचता है। तो ये बात समझ में आया कि द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगा? वह आकर्षित करेगा, ठीक। तो उसी तरह से आवेश का भी कुछ गुण है। तो आवेश के बारे में अगर बोला जाएगा तो बोलिएगा आवेश किसी पदार्थ का गुण है, ठीक। और आवेश के कारण दो प्रकार का क्षेत्र की उत्पत्ति होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र। आवेश, कोई भी वस्तु पर जब आवेश रहेगा तो आवेश के कारण दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और क्या? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आया होगा इतना। कोई भी वस्तु आवेश के कारण दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। द्रव्यमान के कारण आपका गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसको कह भी सकते हैं कि द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद रहेगा। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तब विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में कौन सा बल मिलेगा पढ़ने के लिए? विद्युत बल। चुंबकीय क्षेत्र तो कौन सा बल? चुंबकीय बल मिलेगा पढ़ने के लिए। बात समझ में आया इतना, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु जब सबस्टांस है तो उसमें द्रव्यमान हमेशा मौजूद होता है, ठीक। द्रव्यमान मौजूद हमेशा होता है, मगर चार्ज हमेशा मौजूद नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे भी इसको डिफरेंस समझ सकते हैं। बताए भी थे पिछला दिन आपको कि कोई भी वस्तु के द्रव्यमान में और आवेश में अंतर होता है, द्रव्यमान में और आवेश में अंतर होता है। याद है आप लोग को, ठीक। द्रव्यमान और क्या? आवेश। एक तरफ द्रव्यमान एक तरफ आवेश, ठीक। ये तो बात समझ में आया आपको कि आवेश कोई भी वस्तु पर ही दोनों गुण है, तो आवेश का भी गुण है और द्रव्यमान का भी गुण है।
तो द्रव्यमान जब भी हम लोग देखते हैं तो ये हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। पर ये बात याद रखिएगा, आवेश जो होता है आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब अनावेशित कण भी होता है आपका, जिसपे कोई आवेश नहीं है। ऋणावेशित कण भी देखने को मिलेगा। लिखने के लिए टाइम दे देंगे, लिखिए नहीं अभी, लिखने के लिए भरपूर टाइम देंगे आपको, पहले समझ लीजिए सबको, ठीक ना। कोई भी वस्तु धनावेशित कण भी रहेगा उस पे, ऋणावेशित कण भी रहेगा और अनावेशित कण भी रहता है। बात समझ में आया इतना? ठीक। दूसरा बात याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? केजी। द्रव्यमान का मात्रक केजी। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ठीक। अब ये बताए, कुछ देर में अभी पहले बताए कि कोई भी वस्तु पर बिना आवेश का भी द्रव्यमान संभव है। ठीक। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है ना। मगर द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व संभव नहीं है। ये बात समझ में आया होगा आपको इतना? ठीक। जब तक द्रव्यमान है तो वहां आवेश जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर जहां पे आवेश है उस बॉडी पर द्रव्यमान भी है, इंडिफिनिट है। आवेश है तो द्रव्यमान भी मौजूद वहां पे होगा। बात समझ में आया इतना? ठीक। अब देखिए, आवेश के कारण अभी हमने क्या बताया कि द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि हमेशा आकर्षण वाला बल लगाता है। कैसा बल? आकर्षण बल। मगर आवेश के कारण जो बल लगता है वो आपका आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक ना। 4 नंबर तक हो गया ना। ठीक। अब देखिए, द्रव्यमान जो होता है स्थान से बदलने के साथ द्रव्यमान बदल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो परिवर्तनीय है। द्रव्यमान क्या है आपका? परिवर्तनीय है। जैसे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान बताए थे उस दिन, ये अगर पृथ्वी पर 50 केजी है, उस वस्तु को हम लोग चांद पर लेके जाएंगे तो वजन उसका क्या हो जाएगा? 25 केजी हो जाएगा, कि 50 गुना 1/6 हो जाएगा, है ना। ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवेश परिवर्तनशील नहीं है, आवेश परिवर्तनीय नहीं है। ठीक। एक फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा इसमें कि आवेश द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। बताए थे ना, द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। कमेगा कि बढ़ेगा? ठीक। जैसे आपका वजन अभी कुछ है और दौड़ते हुए वजन आपका कुछ और हो सकता है। ठीक। इसलिए फॉर्मूला बताए थे, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक ना। m0 क्या है आपका? रेस्ट मास है ना। v आपका वेग हो जाएगा वस्तु का, c क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग हो जाएगा। c का मान कितना होता है याद है आप लोग को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये आवेश नहीं बदलता है, आवेश नहीं बदलता है। ठीक ना। ये बात समझ में आ गया इतना? द्रव्यमान और आवेश के बीच में अंतर क्लियर? लगा दो इसको चालू में।
लगाओ चार्ज उसको। देखिए उसके बाद आवेश का प्रकार पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? आवेश का प्रकार पढ़ने से पहले आवेश का मात्रक पढ़ लीजिए, है ना। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे फॉर्मूला विद्युत धारा का, पढ़े थे ना, याद है? विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक, तो आवेश का मात्रा, तो इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर आई इंटू कितना, टी। यहाँ पे क्यू क्या है आपका? क्यू आवेश है, आई क्या है? विद्युत धारा है। आई क्या है? विद्युत धारा है। टी क्या है आपका? समय है। टी क्या है? समय है। मात्रक लिखना है ना आपको, क्या लिखना है? मात्रक। तो क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक लिखना है ना, आवेश का मात्रक। तो बताइए क्यू इक्वल टू आई इंटू कितना, आई विद्युत धारा, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और टी समय है तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक एगो, इसका मात्रक ये क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक ना। ठीक, इसका फिर पूछता है आवेश का एसआई मात्रक। क्या पूछता है? आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक आप याद कीजिए क्या होता है? कूलम। इसको सूचित किससे करते हैं? टी से। ठीक ना। इसका बीमा पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? बीमा। ठीक, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? ए होता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? ए। और टाइम का बीमा टी। तो इसको लिख सकते ए और टी, और कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एम का पावर 0, एल का पावर टी का पावर 1, ए का पावर। ये किसका बीमा हो गया आपका? आवेश का बीमा। किसका हो गया? आवेश का बीमा हो गया। आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा आपसे, आवेश का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका? स्टैट कूलम होता है। क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। ठीक ना, इसको याद रखना है। ठीक ना। अब आवेश का अगर सबसे बड़ा मात्रक की बात करता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। इसको डिनोट किससे करेंगे? एफ से। तो 1 एफ इक्वल टू होता है आपका 96500 कूलम। ठीक, ये बात आपको फिर से रिवाइज करना है। आवेश का मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक की बात करता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टैट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड। 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम। बात समझ में आया इतना? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, बीमा सब याद कर लीजिएगा इसका। अब आपको पढ़ना है आवेश का प्रकार। ठीक ना, आवेश का प्रकार। हाँ सुना ही फोटो देख के। ठीक ना। आवेश का प्रकार, आवेश 2 प्रकार का। ठीक ना, किसका कहना था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग द्वारा देखा और उसके बाद उन्होंने बताया कि आवेश एक प्रकार का नहीं, आवेश 2 प्रकार का होता है। एक धन आवेश और एक क्या? ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार का, एक धन आवेश और क्या? ऋण आवेश। और उसका कुछ गुण होता है। धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है? कुछ गुण होता है, और गुण आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? कुछ फिगर देख के कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताइए? आए? गुप्त गुण हो रहा है। ठीक, देखिए तो गुप्त गुण ही होता है। ठीक ना। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और क्या? ऋणावेश। ठीक, धनावेश और ऋणावेश। तो इसका गुण होता है कि लाइक चार्ज जो रहता है ना, एक दूसरे को रिपल करता है। ठीक, मतलब प्रतिकर्षित, मतलब सजातीय रहेगा ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सजातीय रहता है। सजातीय में होगा प्रतिकर्षण, सजातीय में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और विजातीय में होगा आकर्षण। विजातीय में क्या होगा? आकर्षण। जैसे देख रहा हूं भी आप लोग होंगे, यहाँ प्लस और प्लस, इसको देखने से पहले यहाँ देखिए। मान लीजिए कि प्लस है, ये क्या है? प्लस है, ये उसको जाया कर देगी माइनस है।
कर देंगे ना माइनस, तब प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण है कि नहीं, आकर्षण हो रहा है। ठीक, एक प्लस एक क्या है आपका माइनस, दूसरा बहुत अच्छा से दोनों चिपका हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा दिखेगा आपको, तो यहाँ भी वही चीज सेम ई वाला प्रॉपर्टी है, एक प्लस और एक किसका, माइनस का, तो धनावेश और ऋणावेश रहेगा, दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। और उसके बाद याद रखिएगा कि ये देखो ये माइनस और माइनस है, ये माइनस और माइनस है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक, आई दोनों प्लस और प्लस है, दोनों क्या है, प्लस और प्लस है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों में भी। ठीक, तो ये बात याद रखना कि सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ह्यूमन वाला नेचर उसमें काम करता है। ठीक, जो ह्यूमन का नेचर होता है सेम प्रॉपर्टी वहां पे भी काम करता है, ठीक ना। ठीक अरे पार्क में देखियो कितना अच्छा एकदम चलता सीन, नहीं देखे हैं, वही चीज यहाँ पे भी है। बात समझ में आया। इस नियम को हम लोग हेनरी कैवेंडिश का नियम कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेनरी कैवेंडिश का नियम। हमरा बोल रहा है सर आप गए हैं क्या, नहीं समझी, चल जाना, शिवाजी पार्क नजदीक में है। हेनरी कैवेंडिश का नियम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेनरी कैवेंडिश का नियम। बात समझ में आया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनरी कैवेंडिश के नियम के अनुसार सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, क्या करता है, अब विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित। बात समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, दिक्कत रहेगा तो पूछेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे पढ़ना है आवेश का संकल्पना। ठीक, आखिर ये बात समझ में आया होगा, या पूछना भी आप लोगों को चाहिए था कि सर आखिर धनावेश और ऋणावेश का कारण क्या होता है। ठीक ना, धनावेश और ऋणावेश का कारण क्या होता है, कोई भी बॉडी धनावेशित कैसे होता है और कोई भी बॉडी ऋणावेशित कैसे होता है। ठीक, पूछिए। हाँ, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है, और कैसे जाता है, फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, देखिए हम लोग अगर आवेश की संकल्पना की बात करते हैं बताएंगे सारा चीज। अगर लोग आवेश की संकल्पना की बात करते हैं, कुछ कुछ परमाणु को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सोडियम को देखते हैं। किसको, सोडियम को। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहला ऑर्बिट में कितना, दूसरा ऑर्बिट में, और तीसरा में 1, मतलब 2 ऑर्बिट इसका फुल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे बात याद रखना कि आवेश का जो संकल्पना होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देता है ना, तब इसको हम लोग लिखते हैं Na+, लिखते हैं Na+, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, जब ट्रांसफर कर देगा तो कैसा बन जाएगा ये, हाँ, Na+। यहाँ +1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किसको, क्लोरीन को। किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7, 2, 8 और। अब बताइए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाएगा तो ये तो अपना ऑक्टेल पूरा कर लेगा। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, कहीं से इसको चाहिए, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर कैरी कर लेगा तो इसको Cl- हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, Cl-। तो यहाँ बात समझ लेना, इलेक्ट्रॉन को खोकर या त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कैसा कण बन जाता है, धनावेशित, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन को पाकर, इलेक्ट्रॉन को पाकर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होगा, होगा ऋणावेशित ना। ठीक, आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं, खो देगा तो ऋणावेशित, पा लेगा, उल्टा बोल दिए, खो देगा धनावेशित, पा लेगा ऋणावेशित। बात समझ में आया। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसको खोना पाना है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक ना, यहाँ पे किसको खोना पाना है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को खोकर धनावेशित, इलेक्ट्रॉन को पाकर। बात समझ में आया इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब खत्म कैसे हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए यही चीज तो मेन आपको पढ़ना है यहाँ पे अभी, ठीक ना। पढ़ना क्या है, आपके आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ना है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक। आखिर आवेश की उत्पत्ति होता कैसे, इस चीज को समझना है, ठीक। पढ़े भी होंगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ना था कि कोई भी परमाणु का जो रचना होता है ना, ठीक, कोई भी पदार्थ बनता किससे है, पदार्थ बना अणु से मिलकर के, अणु मिला किससे, परमाणु से मिलकर के, अब परमाणु किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के, पढ़े थे ना आप लोग, ठीक। ये आपका परमाणु संरचना यहाँ पे है, ठीक। यही आपका कोई एटम है, कोई परमाणु है, ठीक ना। बीच में नाभिक होता है, बात समझ में आया, बीच में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में धनावेश और अनावेश, ऋणावेश नहीं, धनावेश और अनावेश, अनावेश का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें कोई आवेश नहीं है। तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन कैसा कण है, अनावेशित कण है। प्रोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। तो बीच में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। दिख भी रहा होगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या है आपका, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाहर बहुत दूर की कक्षाओं में, नजदीक के कक्षा में नहीं, बहुत दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ये बात पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना। एक ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, पता था ना ये बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। ये बात आपको ही पता कि आप तब तक बाबूजी की बात मान रहे हैं, तब तक बाबूजी से पैसा मिल रहा है कि नहीं, ठीक। तो वही बात इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर तब तक लगा रहा है जब तक नाभिक से इसको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी जाके पार्क के गेट पर चक्कर तब तक लगाते, तब तक पता चल रहा है कि नहीं उधर कुछ है संभावना, जब संभावना खत्म हो जाएगा चक्कर लगाना बंद कर दीजिएगा, है कि नहीं। आई बात ऐसा है नहीं समझ में। कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा बोलिए, है ना, ठीक। तभी हमने क्या बोला कि लड़का हो या लड़की हो, बात लड़का के साथ भी अप्लाई होता है, लड़की के साथ भी अप्लाई होता है, ठीक ना, क्योंकि लफुआ तो दोनों है ना। अब लड़का ज्यादा लफुआ है, लड़की लफुआ है भाई। पहले जो हम लोग समय पढ़ते थे तो प्यार मोहब्बत होता था ना किसी को, तो भगाने भागने वाला काम लड़कावा करता था, अब वो लड़कियां करता है। बहुत सा केस में सुनने मिलता है, सर देखिए लड़की हमको परेशान कैले है, बोले बच के रहना यार, अब समय बहुत खराब चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और चक्कर किस लिए लगाता है, एनर्जी के लिए, ठीक। एनर्जी जब तक नाभिक से मिलते रहता है तब तक इसका चक्कर लगाता है, एनर्जी बाहर से मिलने लगता है, इसको छोड़ के उसके साथ चल जाता है। आप लोग ये बात समझ लीजिएगा, आपका डेयरी मिल्क का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक कोई किट कैट वाला उधर से नहीं आ जाता है। बात समझ में आया। आप डेयरी मिल्क दिखाए घुमाते रहिए, पर कोई अच्छा उससे हाई लेवल का लेके आ जाएगा ना किट कैट, तो वो आपको घुमाने वाली जो घूमने वाली गोल गोल दूसरे जगह चले जाएगी, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी इधर से मिलने लगेगा तो छोड़ देगा आपको, नहीं छोड़ता, ऐसा होता है ना, ठीक। तो तुम लोग गाना गा देना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, गा सकते हो ना। ठीक। यहाँ पे वही चीज है, ठीक ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन को नाभिक से एनर्जी मिलता है, और एनर्जी के फॉर्म में उष्मीय ऊर्जा मिलता है, इसको क्या मिलता है, उष्मीय ऊर्जा, और उष्मीय ऊर्जा पा करके चक्कर लगाता है, ठीक ना। और वही उष्मीय ऊर्जा जब हम लोग घर्षण करते हैं तो घर्षण के उसके कारण उष्मीय ऊर्जा दूसरे बॉडी से मिलने लगता है, जिसके वजह से इसको छोड़ के उसके पास चल जाता है। बात समझ में आया। इसको छोड़ के उसके पास क्या करता है, चल जाता है। मगर जो जिसके पास जाता है वो अपना लक्षण वही सब पर्याप्त रखता है कि नहीं। अब ऋणावेशित है और उसके पास जाएगा तो उसके पास सुधर जाएगा नहीं, उसके पास भी ऋणावेशित ही हो जाता है। वह ऋणावेशित कण तो जाएगा भी कहीं पे तो अपना लक्षण लेके जाएगा, ऋणावेशित वाला ही लेके जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, जब इसमें कोई आवेश नहीं था, इसका मतलब कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन था उतना ही इसमें प्रोटॉन था। जब इस इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, ठीक, इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देगा तो इसके पास प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगा, ठीक।
इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो अधिकता किस चीज का, प्रोटॉन का। जब प्रोटॉन का अधिकता हो जाएगा तो इसमें कैसा आवेश, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन जिस पे चला जाएगा उसमें कैसा आवेश, ऋण आवेश। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चला जाएगा। तो जिस बॉडी से जाएगा वह बॉडी धनावेशित और जिस पे जाएगा वह ऋणावेशित। यहां तक बात समझ में आया। तो ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को खो करके धनावेशित, ठीक, इलेक्ट्रॉन को पा करके ऋणावेशित। अभी ना बता, इलेक्ट्रॉन मतलब लड़की, तो जिसके पास रहेगी उसको कंगाले ना बना देगी, ठीक, और जिसके पास जाएगा मालामाल कैसे बना देगा यार, ठीक, ठीक ना। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पास प्रोटॉन का अधिकता हो जाएगा, जिसके पास धनावेशित, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो इलेक्ट्रॉन को, फिर वो कंगाल बनने के लिए तैयार रहे, ठीक ना, तो वो कैसा आवेश उसमें हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। यही था आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अभी बात इसमें कुछ कुछ टर्म आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर की कक्षाओं में गति करता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक की कक्षाओं में गति करता है उसको बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नाभिक से बंधा हुआ रहेगा, ठीक। आप लोग के क्वेश्चन हमसे कर सकते थे कि सर ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही क्यों होता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है। पहला नंबर, वो गति ऑलरेडी कर रहा है, उसको थोड़ा सा भी धक्का देगा तो बाउंड्री लाइन पार कर जाएगा, है कि नहीं। दूसरा चीज, प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है और नाभिक के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ रहता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, या हम ही पूछें तो बताना पड़ेगा आपको कि आखिर बोले ना आपसे कि आखिर प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। तब प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होने का रीजन सबसे पहला चीज है, जब नाभिक में रहता है तो इस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, बहुत अत्यधिक नाभिकीय बल काम करता है, जो इसको नाभिक से बाहर निकलने नहीं देता है। जब तक बहू घर से बाहर नहीं आएगी तो कोई दूसरा को कैसे लेके जाएगा, है कि नहीं। आई बाहर ऑलरेडी घूम ही रहा है, तो बाहर जो है उसको क्लच में लेना आसानी बात है ना। तो सेम चीज यही चीज, इलेक्ट्रॉन घर से बाहर रहता है, इसको एक ये तो ऐसी घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ को थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, चल दिया तुम्हारे साथ, है ना, ठीक। चलिए, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आगे आपको जो होगा इसमें क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ, बोलो, हंसा किस लिए, ठीक। हंसीएगा, दिक्कत होता है ना आपको, जो दिक्कत है बोले पूछ लीजिए, तो पूछेगा भी नहीं, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है आपको, देखिए परिरूप में लिखा हुआ, साच लिखा हुआ, पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। अब पदार्थ प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जो सारा चीज बता लिखा हुआ है ना। प्रत्येक परमाणु केंद्र में क्या होता है, नाभिक, जिसमें आवेशित धनावेशित कण प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है आपका, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन होता है, और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेशित कण होता है जितना कि एक प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित कण और प्रोटॉन पर धनावेशित कण होता है, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश प्रोटॉन पर, ठीक। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अतः परमाणु विविधता क्या होता है, उदासीन होता है। ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में दे भी सकता है कि परमाणु विविधता होता है क्या, उदासीन। अभी एक चीज बता रहे थे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे थे ना, ठीक। तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट की कक्षाओं में घूमते हैं, परमाणु में नाभिक के निकट की कक्षाओं में घूमते हैं, उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना, ठीक। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के से तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ होता है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, नाभिक से अपेक्षाकृत क्षीण आकर्षण बल से बंधे होते हैं, क्षीण मतलब कम, तथा ये अल्प ऊर्जा प्राप्त करके ही अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं। क्या बोले कि अगर जिसको बाहरी से ऊर्जा मिलता है तो अपना नाभिक को क्या करता है, छोड़ देता है, और घर्षण विद्युत के लिए यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है।
ठीक, अगर फ्रिक्शनल के वजह से जहां विद्युत की उत्पत्ति होता है वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ही घर्षण विद्युत द्वारा घर्षण द्वारा विद्युत की उत्पत्ति होती है। ये बात समझ में आया? जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन मिला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। हो सकता नहीं, होता ही है। कब? जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तब। उसके बाद देखिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिया हुआ है। जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वह धनावेशित हो जाता है। दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। अभी ना बताएं, ठीक? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसके पास अधिकता किस चीज का हो जाएगा? प्रोटॉन का अधिकता हो जाएगा। ठीक, तो धनावेशित। आज जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास अधिकता किस चीज का हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। जब उसके पास अधिकता इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा तो उसके पास कैसा आवेश हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। बात समझ में आया इतना? इस कुछ आप एग्जाम्पल दिया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित तथा रेशम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे भी सकता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद दोनों पर तो आवेश की उत्पत्ति होगा। तब आप बताइएगा हमको कि कांच की छड़ पर धनावेश कि कांच की छड़ पर ऋणावेश होगा? कांच की छड़ पर धनावेश नहीं दिख रहा है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कब? जब हम लोग घर्षण करते हैं तब। निकल के जाता कहाँ है? रेशम में। रेशम में चला जाता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास अधिकता किस चीज का? प्रोटॉन का। किसका अधिकता? प्रोटॉन। जब प्रोटॉन का अधिकता हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटॉन का अधिकता होने का धनावेशित, और जिस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा वो ऋणावेशित। आई बात समझ में? उसी जैसा दिया है कि इसी तरह प्रकार एवोनाइट के छड़ को फलालेन या फर का पेड़ होता है, ठीक ना, फर से रगड़ने पर फलालेन से इलेक्ट्रॉन निकल एवोनाइट के छड़ पर आ जाता है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एवोनाइट के छड़ कैसा आवेश ग्रहण कर लेगा? ऋणावेश ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो यह फलालेन क्या हो जाएगा फिर? आपका धनावेश हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंक्लूजन में, कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में आ जाती है वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हो जाता है? धनावेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चल जाती है, लिखना यहाँ पे क्या हो जाता है? चल जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण क्या हो जाएगा? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अधिकता के कारण क्या हो जाएगा? ऋणावेश। एक वस्तु पर जितना आवेश होता है धनावेश, दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। मतलब जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण विपरीत गुण वाला आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक, बात समझ में आया? एक पर धनावेश, एक दूसरा पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश। ठीक, इसमें एक तो कंटेंट यहाँ याद रखना, आपको याद रखना आप लोग को, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27। आपका इस प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 19। कंडीशन इलेक्ट्रॉन में माइनस में, प्रोटॉन में प्लस में। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक ना, अब बताइए प्रोटॉन ज्यादा भारी है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी है? इलेक्ट्रॉन भारी है, प्रोटॉन ज्यादा भारी है। एक कारण यह भी है, एक कारण यह भी है कि इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के लिए एक कारण तो बताएं कि नाभिक से ज्यादा बल लगता है किस पे? प्रोटॉन पर। दूसरा कारण यह भी है कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन ज्यादा भारी है। ठीक, तो ज्यादा भारी है तो उसको ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉन उससे हल्का है, जिस वजह से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है इसमें, ठीक ना। उसके बाद दिया हुआ है वस्तु का आवेशन। क्या दिया? वस्तु का आवेशन। ठीक, वस्तु को आवेशित करने का मतलब समझ में आ रहा है? कोई भी दो वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। ठीक, वस्तु का आवेशन के लिए दिया है ना, जब किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से भिन्न हो जाती है। जब किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, तो वह आवेशित हो जाती है। ठीक,
मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक भी हो सकता है या प्रोटॉन की संख्या अधिक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दोनों में से कोई बदलेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा आपका, आवेशित हो जाएगा। अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो कैसा आवेश, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाएगा ऋण आवेश, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर वस्तु धन आवेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने पर वस्तु ऋण आवेश। बात समझ में आया इतना, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दिया इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, मूल आवेश का परिमाण कितना होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश का परिमाण याद रहेगा ना हमेशा। मूल आवेश किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है कि एक वस्तु है उसको आवेशित किया गया, ठीक ना। तो आवेशित करने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। जब, हाँ ये बात समझ में आया आपको भी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो द्रव्यमान बदल जाता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट में देगा आपको तो द्रव्यमान, ऑप्शन फर्स्ट देगा बढ़ता है, ऑप्शन सेकंड देगा घटता है, ऑप्शन थर्ड देगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन फोर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसके साथ आपको ऐड कर देगा कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नॉन ऑफ दीज बताइए। ऋणावेशित जब होगा तो इलेक्ट्रॉन का उस पर अधिकता होगा, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जाएगा साथ में तो अपना वजन छोड़ के जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर बढ़ेगा तो उसके साथ उसका वेट भी तो ट्रांसफर होगा, तो वहां पे द्रव्यमान उसका बढ़ ना जाएगा। तो ऋणावेशित होगा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और धनावेशित होगा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा। जब धनावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब उसका तो वजन और कम गया ना, ठीक। तो याद रखिएगा जब ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान क्या होगा, उसका बढ़ेगा, और धनावेशित होगा द्रव्यमान उसका घटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए।